अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स वॉइस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि आज हम विभिन्न स्थल आकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह विभिन्न एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, जैसे क्लास 11th, 12th, टीजीटी, पीजीटी, नेट एंड जेआरएफ एग्ज़ाम या और ऐसे एग्ज़ाम होंगे, इनके लिए उपयोगी होगा। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है संप्राय, यानी कि संप्राय मैदान किसे कहते हैं। संप्राय मैदान किसे कहते हैं, कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संप्राय मैदान प्रवाही जल कृति एक प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूप है, यानी कि यह अपरदन के द्वारा बनी हुई आकृति है। यह मैदान नदियों के द्वारा किए गए अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है, यानी कि ये जो संप्राय मैदान है, इनकी संरचना समतल क्षेत्र में टीले के रूप में होती है। आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भारत में इसका उदाहरण कहाँ पर मिल सकता है, तो भारत में आपने छोटा नागपुर पठार के बारे में आप पढ़े होंगे। छोटा नागपुर पठार यानी कि ये झारखंड में है। यह मैदान नदियों द्वारा किए गए अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित होते हैं तथा इनकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है। आप मिट्टी के टीले देखे होंगे, कम ऊंचाई वाले पहाड़ जैसे आपको दिखते होंगे, टीले के रूप में होती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं छोटा नागपुर। जब नदियाँ अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, संप्राय मैदान में बदल जाता है। यद्यपि इनमें कहीं कहीं कुछ कठोर शैल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भारत का अरावली क्षेत्र, मिसिसिपी का ऊपरी भाग, रूस का मध्यवर्ती भाग इसके उदाहरण हैं। आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे संप्राय मैदान यानी पेनिप्लेन। ठीक है, चलिए आइए इसका हम चित्र देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं संप्राय मैदान का चित्र। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एकदम दूर दूर तक एकदम पूरा प्लेन है, थोड़ा ऊंचा ऊंचा है, टीले के जैसा। नागपुर पठार में तो यहाँ पर लोग इस टीले पे रहने लगे हैं, जैसा कि आप एक और चित्र देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है घाटी। घाटी किसे कहते हैं, आइए समझ लेते हैं। एक भौगोलिक निचला क्षेत्र है, यानी घाटी एक ऐसा भौगोलिक निचला क्षेत्र है जो अक्सर पहाड़ों या पहाड़ियों की ध्रुव घाटी यानी वैली, घाटी को हम अंग्रेजी में वैली कहते हैं। घाटी एक ऐसी भौगोलिक निचला क्षेत्र है जो अक्सर पहाड़ों या पहाड़ियों की दो श्रेणियों के बीच स्थित होता है। यह आमतौर पर एक नदी या हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, द्वारा समय के साथ भूवैज्ञानिक अपरदन की प्रक्रिया से बनता है, यानी कि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा घाटी का निर्माण होता है। घाटी की विशेषताएं क्या हैं, यह समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ, व्हाट इज अ वैली। यह अपने आसपास के ऊंचे भूभाग, पहाड़ों या पहाड़ियों की तुलना में नीचा होता है। यह अक्सर दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं या उच्च भूमि के बीच स्थित होता है, यानी कि दो पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे जा रही हैं तो उनके बीच स्थित होगा। स्थित एक लंबी
अवतल भूमि होती है। अधिकांश घाटियाँ लाखों वर्षों से नदियों के कटाव या प्राचीन हिमनदों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप बनी हैं। नदी घाटियाँ आमतौर पर भी आकार की होती हैं, जबकि हिमनद द्वारा निर्मित घाटियाँ यू आकार की होती हैं। यह ठीक है इलाका अक्सर उपजाऊ होती है और नदियों की उपलब्धता के कारण मानव बस्तियों, कृषि और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये छोटी खाइयों से लेकर बड़े चौड़े बेसिन तक भिन्न हो सकती हैं। कुछ घाटियाँ बहुत गहरी और सकरी होती है, जैसे गार्ज या कैन्यन जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही सकरी घाटी होती है। जबकि कुछ बहुत चौड़ी और सपाट होती हैं। कुछ घाटियाँ बहुत चौड़ी हो सकती हैं, सपाट हो सकती हैं। संक्षेप में घाटी ठीक है एक लंबी निचली भूवैज्ञानिक अवसाद है, आमतौर पर पहाड़ियों या पहाड़ों से घिरी होती हैं। अक्सर एक नदी या हिमनद द्वारा बनाई जाती हैं। घाटी एक नदी या हिमनद द्वारा बनाई जाती हैं। घाटी यू आकार की होती है, भी आकार की होती है, एक गार्ज भी कहते हैं इसमें, जो सीधी एकदम होती है। ठीक है, तो गार्ज भी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। चलिए इसका चित्र हम देखते हैं तो हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं कि ये आकृति आपको दिख रही होगी एक घाटी। यहाँ पे एक घाटी आपको दिख पा रही है, यानी कि दो पहाड़ियाँ हैं। ऐसे दो पहाड़ियों के बीच से एक नदी जा रही है। ठीक है, एक दो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, एक निचला क्षेत्र दिख रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घाटी। और इसको हम स्पष्टता से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा घाटी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है घाटी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दो पहाड़ियाँ हैं ऐसे और ऐसे। यहाँ से घाटी जा रही है, इसकी शेप ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से ऐसे बन रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आप तो समझ ही गए। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका शेप कैसा बन रहा है। इसका शेप आप देख पा रहे हैं, इसका शेप ऐसे बना है, यानी कि पिछला वाला था वो यू आकार की घाटी थी, ये क्या है, भी आकार की घाटी है। एक और आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि हमने एकदम सकरी घाटी का नाम सुना, जिसको हम कैनियन या गार्ज कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर गार्ज आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने दिखाया यू आकार की घाटी और भी आकार की घाटी। चलिए आगे हम देखते हैं एक और प्रकार का जो एकदम सकरा था गार्ज, उसको देखेंगे आगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गार्ज, कि हम गार्ज किनसे कह रहे हैं, गार्ज क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, गार्ज। गार्ज एक गहरा चैनल होता है। गार्ज क्या होता है, एक गहरा चैनल होता है जो नदी से बना होता है और लाखों सालों में धरती की परत को काटता है। कुछ गार्ज इतने बड़े होते हैं कि वे स्पेस से भी दिखाई देते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है ग्रैंड कैनियन। तंग घाटियाँ ठीक है, सॉरी, तंग घाटियों को हम अंग्रेजी में कैनियन या गार्ज कहते हैं। जो एकदम तंग घाटी होती है, एकदम सकरी घाटी होती है, उसको हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका चित्र देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे गार्ज, ये एकदम सी तंग घाटी है। ये ऐसे एकदम देखिए पतली सी ऐसे घाटी है, ये तंग घाटी से होकर के पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, गार्ज है। तंग घाटी से होकर गुजर रहा है तो ये गार्ज है। आप एक और चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर एकदम सकरी घाटी से होते हुए पानी जा रहा है, एकदम सकरी घाटी से होते हुए पानी जा रहा है, एकदम तंग घाटी से। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, गार्ज बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच से जब नदी जा रही हो, पानी जा रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, ये स्थलाकृति गार्ज कहलाती है। आगे समझते हैं। आप यहाँ पर एक और गार्ज देख पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक और गार्ज देख पा रहे हैं। देखिए एकदम ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसी एकदम
सक्रिय आकृति है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ज। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गार्ज कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये गार्ज कहाँ पर लोकेटेड है। विस्टरली ग्रैंड कैनियन फ्लैग स्टैफ एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट में ये स्थित गार्ज है, यानी कि एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट की का ये गार्ज है। चलिए आइए हम समझते हैं रिवर टेरेस किसे कहते हैं। जियोलॉजी में टेरेस एक सीढ़ी जैसी ज़मीन होती है। टेरेस में एक सपाट या हल्की ढलान वाली जियोफॉर्मिक सतह होती है जिसे हम ट्रेड कहते हैं, जो आमतौर पर एक तरफ एक ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाली उतरती ढलान, जिसको हम राइजर या स्पार्क कहते हैं, मिलकर टेरेस बनाते हैं। टेरेस में एक ट्रेड भी होती है, टेरेस में एक ट्रेड भी हो सकता है जो चारों तरफ एक नीचे उतरते हुए राइजर या स्पार्क को घिरा हो, स्पार्क से घिरा हो, एक पड़लान से घिरी होती है जिसे हम राइजर या स्पार्क कहते हैं। ट्रेड और ज़्यादा तली टेरेस को अक्सर बेंच कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेरेस किसे कह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भी दो प्रकार का होता है। आप देखेंगे कहीं कहीं पे ये जो स्टेप होता है, ये जो स्टेप होता है, आपको ये स्टेप होता है इक्वल दिखाई देगा दोनों तरफ से, और कहीं कहीं पे डिफरेंट दिखाई देगा दोनों तरफ से। यानी कि एक तरफ का ऐसा होगा तो एक तरफ का एकदम लंबा लंबा हो सकता है, यानी कि दूर तक स्टेप हो सकता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसको जब हम बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। बस अभी आप यहाँ समझिए कि टेरेस क्या है, कैसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जड़ोल पंख किसे कहते हैं। जड़ोल पंख क्या होता है, हम किताब में तो पढ़ लेते हैं, चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अब जड़ोल पंख क्या होता है। अगर आप कक्षा 11 की किताब पढ़े होंगे भूगोल की, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना है ये चीज़ें। तो जड़ोल पंख किसे कहते हैं, अगर आप अभी वीडियो देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको अगर टीचर पढ़ाते हैं क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जड़ोल पंख बालू या बजरी तथा अन्य निक्षेपों की पंखे की आकृति की एक संयुक्त, जिसका शीर्ष ऊर्ध्व प्रवाही और ढाल उत्तल होता है, जिसका निर्माण उस समय होता है जब कोई बहने वाली नदी किसी खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देती है, तब क्या जड़ोल पंख का निर्माण होता है। पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती हुई नदी जब गिरिपद के समीप समतल मैदान में प्रवेश करती है, तब उसके वेग में अचानक कमी आ जाती है और उसके जल के साथ प्रवाहित होने वाले शैलखंड एवं जड़ोलक पर्वतीय ढाल के समीप निक्षेपित होते हैं, जिससे पंख की आकृति वाली अर्धवृत्ताकार स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसे जड़ोल पंख कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जड़ोल पंख कहा जाता है। शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की रचना सामान्यतः पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्वतीय स्रोत सूख जाते हैं और बाढ़ पुनः आ जाया करती है, तो इसको हम जड़ोल पंख कहते हैं। आइए अब इसको हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए कि ये आकृति आपको पंख के जैसी दिख रही होगी। यहाँ से देखिए ऐसे आकृति क्या आपको पंख के जैसी, ये आकृति पंख की जैसी दिख रही होगी। इसी को हम बोल रहे हैं जड़ोल पंख। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है इसको फॉलो कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है।
आप यहाँ पे एक बार ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करती है। देखेंगे आप चित्र में कि नीचे आती हुई यहाँ पर अवसाद को जमा किया जा रहा है। ऊपर से आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, खुले में आ रही है या घाटी में आ रही है और ये जमा कर रही है अवसादों को। इसी को हम बोलते हैं जड़ोल पंख। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये फ्रांस में स्थित है जड़ोल पंख है। आइए एक और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं इसको। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जड़ोल पंख। आप यहाँ पर देखिए जड़ोल पंख नीचे की तरफ उतर रही है। ये कहाँ, ये चीन में है। ये कहाँ है, चीन में स्थित है। ये विशाल जड़ोल पंख है। ये उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ उतर रही हैं नदियाँ इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा जड़ोल पंख, ये भी रहा जड़ोल पंख। दो उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हैं। के प्रवाह में बहने वाले तलछट अवसादों जैसे कि मिट्टी व अन्य सामग्री के ऐसे स्थान में ठहरने व फैलने से बनी त्रिभुज आकार के स्थल रूप को कहते हैं। जो तलछट जिसमें अवसाद जैसे मिट्टी व अन्य सामग्री जाकर इकट्ठा होते हैं, ठहरते हैं, वहाँ त्रिभुज के आकार की एक आकृति बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जहाँ नदी का बहाव धीमा, ठीक है, धीमा हो जाता है, यह ऐसी जगहों में देखा जा सकता है, यह ऐसी जगहों में देखा जा सकता है जहाँ नदी किसी महासागर, समुद्र, झील या अन्य जलाशय में प्रवेश करती है, वहाँ पर हमें डेल्टा देखने को मिलेगा। इनका नाम डेल्टा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आकार यूनानी वर्णमाला के डेल्टा अक्षर से मिलता है। यानी कि जो डेल्टा है ये यूनानी वर्णमाला का एक अक्षर है, उससे मिलता है, इसीलिए इसको डेल्टा हम कहते हैं। मानव सभ्यताओं में नदी डेल्टाओं की प्रमुख भूमिका रही है क्योंकि यहाँ तलछट जमाव से भूमि बहुत उपजाऊ होती है और इसलिए यहाँ कृषि व आबादी का केंद्र होता है। जैसा आप अपने देश में देख पा रहे होंगे बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, ज़्यादा लोग व्यापार के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए थे, समुद्री मार्ग से व्यापार, ठीक है। तो वो संपन्न देश है इससे, जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर चावल की खेती भी बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका चित्र देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे डेल्टा, ठीक है, क्या आप देख पा रहे, ये ऐसी आकृति है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ऐसी आकृति, ऐसी, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। एक नदी ऊपर से आ रही है और वो बिखर जा रही है, छोटे छोटे वितरिकाओं में बढ़ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा। जो नदी ऐसे आ करके, यानी नदी उधर से आ रही है, कई सारी भागों में बढ़ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं इसका। तो नदी का डिस्ट्रीब्यूटरी ही डेल्टा का निर्माण करता है। एक नदी जब कई भागों में बढ़ जाती है, अवसाद अपने आगे, जब उसके आगे कोई अवसाद आ जाता है या कोई चट्टान आ जाता है, कोई कठोर चीज़ आता है, जब नदी रास्ता बदलती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, तो डेल्टा का निर्माण होता है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा। चलिए आगे और भी हम चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये डेल्टा आपको कैसा दिख रहा है, एकदम साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है ना, डेल्टा का निर्माण हो रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे ये डेल्टा का निर्माण हो रहा है त्रिभुजाकार में। तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। आप बहुत नाम सुने होंगे, आज ये भी देख लीजिए। देखिए ये सागर या समुद्र में मिल रहा है, और ये भी देखिए कि ऐसा ही है। एक और देखिए, ऊपर से लिया गया, यानी सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। देख पा रहे हैं कि डेल्टा एक नदी है जो कि मिल रही है, सागर में मिल रही है, महासागर में मिल रही है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा। अब ये वाला जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ हो जाता है, तो यहाँ पर लोग रहने लगते हैं
और खेती बाड़ी करने लगते हैं, कृषि कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए बड़ा ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, नदी पे बना द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, और सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे चलते हैं। बीसर्प किसे कहते हैं? बीसर्प यानी मेंढर। प्रौढ़ अवस्था में, देखिए यहाँ पर चीज नाम आया अवस्था का, तो नदियों की अवस्था भी होती है, ठीक है। तो प्रौढ़ अवस्था में जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करते हुए, वो क्षैतिज अपर्दन अधिक करती हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव बहुत अधिक कर देती हैं, करते हुए घाटी को चौड़ा कर देती हैं। क्षैतिज कटाव करते हुए घाटी को बहुत चौड़ा कर देती हैं, ठीक है। मैदान में घाटी का ढाल बंद होने के कारण, मैदान में जब पहुंचती हैं तो घाटी का ढाल बंद हो जाता है, तो होने के कारण कल खाती हुई नदी मोड़ों का निर्माण करती है। ये मोड़ का निर्माण कर देती हैं, एकदम यू टर्न ले लेती हैं, समझ लीजिए एकदम मुड़ जाती हैं एकदम से। तो इन मोड़ों को हम बीसर्प कहते हैं या नदी बीसर्प कहते हैं। चलिए इसको हम चित्र से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा हमें। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या, जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो ये देखिए यहाँ पर कैसे अपने आप को मोड़ ली है नदी, कैसे अपने आप को मोड़ ली है। आप देखेंगे यहाँ से आई नदी, ऐसे मोड़ ली, ऐसे मोड़ ली, ठीक है, ऐसे मोड़ ली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बीसर्प। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बीसर्प। इसको बीसर्प बोलते हैं, इसको बीसर्प बोलते हैं, है कि नहीं? इसको हम बीसर्प बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आप चित्र देखिए बीसर्प का, एक और चित्र देखिए बीसर्प का। इधर से आएंगे तो बीसर्प, इधर से आएंगे तो बीसर्प, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीसर्प बोलते हैं। इस चीज़ को हम बीसर्प बोलते हैं, मेंढर्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मेरा आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। गोखुर झील किसे कहते हैं? किसे कहते हैं यानी कि ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं? परिभाषा, मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई, यानी कि दाएं बाएं करती हुई जब प्रवाहित होती है और बीसर्प का निर्माण करती है। ये दाएं बाएं प्रवाहित होती है, ठीक है, दाएं बाएं करते हुए प्रवाहित होती है और बीसर्प का निर्माण करती है। ये बीसर्प यस आकार के होते हैं, यानी जो बीसर्प का आकार होता है वो एस आकार का होता है। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधी रास्ता पकड़ लेती हैं तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। हमने पिछले देखा कि क्या बीसर्प क्या है, तो जब ये बीसर्प को छोड़कर सीधे चली जाती हैं ना, तो इसी से गोखुर झील का निर्माण होता है। जैसे भारत की मैदानी झीलें, गोखुर झील या छालन झील अथवा चापकर झील, अंग्रेजी में से हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, एक प्रमुख प्रवाही जल नदी अपरदनात्मक कृति है, ठीक है, जो नदी की प्रौढ़ अवस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्सों के मूल धारा से कट जाने और उसमें जल इकट्ठा हो जाने से होता है या बनता है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। ये देखिए, इससे पहले जब हम पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, बीसर्प कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं? बीसर्प कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसे हम क्या कह रहे हैं? बीसर्प कह रहे थे। इस वाले हिस्से को हम बीसर्प कह रहे थे, जो उभरा हुआ हिस्सा था इसको बीसर्प कह रहे थे। लेकिन यही बीसर्प क्या करता है, देखिए ये जा कैसे रहा था बीसर्प,
ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते जाते ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर इसमें मिल रहा था। ठीक है, इसमें मिल रहा था, लेकिन ये किया क्या समय के साथ हुआ कि ये सीधे जाते जाते, ठीक है, ऐसे जाते जाते ये अपना रास्ता बदल दिया, इसको यहीं से काट दिया, इसको यहीं से काट दिया। जब काट दिया तो ये जाकर के उधर न जाकर के इसमें मिल गया और ऐसे चला गया। तो यहाँ पर एक निर्माण हुआ, इसी को हम बोलते हैं गोखुर झील। अब गोखुर के बोलते हैं कि गाय के खुर के जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको गोखुर झील बोलते हैं। इसमें पानी इकट्ठा हो गया, ये अपने मुख्य धारा से अलग हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ये क्या है, गोखुर झील। आइए और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कई प्रकार के तो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको स्पष्ट रूप से गोखुर झील देखने को मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से गोखुर झील देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक नदी है, अपनी धारा से समझ लीजिए वो सीधी चली गई और जहाँ पर ये टर्न हुई थी उसको छोड़ दी, तो वहीं पे गोखुर झील का निर्माण हो गया। आप गोखुर झील देख पा रहे हैं, ठीक है, गोखुर झील देख पा रहे हैं, ये मुख्य धारा से अलग हो गई है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, गोखुर झील। इम्पोर्टेंस स्थल आकृतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला आपको दिखेगा स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थलाकृति है। इसका गठन, प्रकार और अंतर क्या है, वो चीज़ें हम समझेंगे। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स स्पीलियोथेम्स हैं जो चट्टान में दरारों से पानी की रिसने के कारण बनते हैं। जो चट्टान होता है उसमें दरारों से पानी रिसता है, इसकी वजह से इनका निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट्स गुफा की छतों से लटकते हैं। ये क्या करते हैं, गुफा की छतों से लटकते हैं। और स्टेलेग्माइट्स गुफा के फर्श में उतरते हैं, यानी कोई ऊपर से जाता है, नीचे जाता है, तो इन दोनों आकृतियों को कहते हैं। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के बीच अंतर को याद रखने के लिए एक सरल तरीका यह है कि स्टेलेक्टाइट्स के नाम में टी होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है शीर्ष, जिसका अर्थ है शीर्ष। स्टेलेग्माइट्स के नाम में जी होता है, जिसका अर्थ है जमीन, ठीक है। तो ये एक ट्रिक बताया जा रहा है कि आप याद रखें। स्टेलेग्माइट्स में जी होता है तो वो ज़मीन हो गया, स्टेलेक्टाइट्स में टी होता है जो शीर्ष हो गया, तो इससे याद रख सकते हैं। स्टेलेक्टाइट्स क्या है, खनिज संरचना है। स्टेलेक्टाइट्स एक खनिज संरचना है जो गुफाओं की छतों से लटकती हुई हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, इसको सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। स्टेलेक्टाइट्स खनिज संरचनाएं हैं जो गुफाओं की छतों से लटकती हैं। वे मानव निर्मित संरचनाओं में भी बनते हैं, कभी कभी ये मानव निर्मित संरचनाओं में भी बनते हैं। ये अक्सर हिमखंडों के आकार के होते हैं, चूना पत्थर की गुफाओं में पाए जाने वाले, ठीक है, स्पेलियोथेम्स स्टेलेक्टाइट्स का सबसे प्रचलित रूप है। अक्सर ये चूने की जो चट्टानें होती हैं या चूने वाली जो गुफाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है। स्टेलेग्माइट्स क्या है, खनिज संरचनाएं हैं जो गुफा के तल से उतरती हैं, यहाँ पर है उगती हैं, गुफा के तल में उगती हुई दिखाई देती हैं आपको, जैसे पौधा उगता है ना वैसा दिखाई देगा। वे अक्सर शंक्वाकार या स्तंभ जैसी आकृति के होते हैं। स्टेलेग्माइट्स अक्सर भूमिगत गुफाओं और गुफाओं में स्टेलेग्माइट्स के साथ पाए जाते हैं, स्टेलेक्टाइट्स के साथ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से मैंने और लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आपको चित्र दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, आपने अभी पढ़ा स्टेलेक्टाइट्स जिसमें टी है मतलब वो तल ऊपर वाले छत को दिखा रहा है, और स्टेलेग्माइट्स जिसमें जी है वो नीचे को दिखा रहा है। तो ये क्या स्टेलेग्माइट्स है, इस स्टेलेक्टाइट्स है ये,
ठीक है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं स्टेले। अब देख पा रहे हो कि ये ऊपर से पानी टपक रहा है, उसी से ये स्थलाकृतियाँ बन रही हैं। ठीक है, ऊपर से पानी टपक रहा है तो ऊपर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टेलेक्टाइट्स है, और जो ज़मीन पर ऐसे दिख रहा है वो स्टेलेग्माइट्स हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको और हम समझते हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लटकती हुई आकृति दिख रही है स्टेलेक्टाइट्स हैं, और जो नीचे आकृति दिख पा रही है वो स्टेलेग्माइट्स हैं। जो नीचे आकृति दिख रही है वो स्टेलेग्माइट्स है और ऊपर वाली स्टेलेक्टाइट्स हैं। ये चूना पत्थरों में अधिक बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। घोल रंध्र क्या होता है? घोल रंध्र यानी शिंक होल। शिंक होल क्या होता है? घोल रंध्र। घोल रंध्र या विलियन रंध्र, अंग्रेजी में इसको हम सिंक होल कहते हैं। भूमि के धंसने से जमीन पर बना एक गड्ढा, यानी जब भूमि अचानक से धंसती है तो जमीन पर एक गड्ढा बन जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रंध्र या छेद है। यह ज़्यादातर कास्ट क्रियाओं के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक विघटन से। घोल रंध्रों का आकार, व्यास और गहराई दोनों में 1 से लेकर के 600 मीटर यानी कि 3.3 से लेकर के 2000 फीट तक हो सकता है। घोल रंध्र धीरे धीरे या फिर अचानक बन सकते हैं और ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि अचानक से ज़मीन धंस जाती है। ये धंसने की क्रिया अचानक से हो रही है, लेकिन अंदर जो उसके ठीक है अपरदन की क्रिया हो रही है, या जो घोल रंध्र है वो घुल रहा है, चूना का जो चूना वाली आकृति वो घुल रही है, तो वहाँ एक स्पेस बना लेता है। स्पेस बना लेता है, वो अचानक से धंस जाता है। धंस जाता है तो हम कहते हैं ज़मीन धंस गई है। तो यही क्या कहलाता है? घोल रन यानी सिंक होल कहलाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ज़मीन धंसी हुई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ज़मीन धंसी हुई है। ये देखिए ज़मीन धंस गई है, ये ज़मीन धंसी हुई है, ये ज़मीन धंसी हुई है। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर भी देखेंगे होल बना हुआ है। तो ये क्या है? सिंक होल है। ये सिंक होल है, अचानक से धंस गया। तो ये क्या सिंक होल, इसमें क्या होता है, समय के साथ ये भर जाते हैं और इसमें पानी भरने लगता है। देखिए यहाँ पर जैसे पानी भरा हुआ है, तो ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी को हम बोलते हैं सिंक होल। आगे बढ़ते हैं। आगे है गुफा यानी केव, जिसको हम गुफा कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। गुफा धरती में ऐसे भूमिगत जमीन से नीचे के, जो भूमिगत मतलब जमीन के नीचे से, स्थल को कहते हैं जो इतना बड़ा हो कि कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सके। अगर ऐसा कोई स्थान इतना छोटा हो कि उसमें केवल एक छोटा जानवर ही प्रवेश कर पाए तो उसे आमतौर पर हम हिंदी में गुफा या गुफा की बजाय बिल कहते हैं। जिसमें एक छोटा सा जानवर केवल घुस पाए उसको हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं, कहा जाता है। यह संभव है कि कोई गुफा समुद्र के पानी के अंदर भी हो। ऐसी गुफाओं को समुद्री गुफा कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहा जाता है। जब समुद्र के अंदर गुफा होती है उसको हम समुद्री गुफा कहते हैं। वैसे तो हम जो ऊपर होती है उसको हम गुफा कहते हैं। गुफा में ये विशेषता है कि उसमें एक कम से कम आदमी प्रवेश कर पाए। अगर वो नहीं प्रवेश कर पाता है, केवल छोटा सा कोई जानवर प्रवेश कर पाता है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो छिद्र है यानी कि होल है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये गुफा बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये गुफा है और ये गुफा है। इस गुफा में आपको इससे पहले वाली आकृति हमने स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट्स भी देखा था, वो भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं जहाँ स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट बनते हैं वहाँ पर गुफा नहीं, वहाँ गुफा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या गुफा है। जहाँ पर एक आप एकदम सुंदर सा गुफा देख पा रहे हैं जो टूरिस्ट प्लेस एज बना हुआ है, यहाँ पर भी लोग हैं। तो आप ये गुफा देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या, हिमनद यानी जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। समझते हैं ग्लेशियर किसे कहा जाता है। ग्लेशियर हम किसे कहते हैं? हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेत होते हैं। हिमनद क्या? जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेत होते हैं। जानते हैं होता क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है तो ये ग्लेशियर से पिघलने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है ये जलवायु परिवर्तन का एक संकेत के रूप में इसको हम देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये पिघलने लग जा रहे हैं। हमारे धरती पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पिघलने लग जा रहे हैं। तो इसी से हम पता करते हैं नहीं कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है को हिमनद कहते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल जब फोर्स लगता है, जब हिमनद ढलान की ओर प्रभावित होने लगते हैं। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनदों में यानी बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% की उपस्थिति महासागरों एवं अंतःस्थलीय समुद्रों में होती है। समझ लीजिए कि देखिए कितना जल का, जो हमारे पीने योग्य या उपयोग करने योग्य जल है, उसका कितना बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में उपलब्ध है। हिमनदों का निर्माण कैसे होता है? हिमनदों का निर्माण उन स्थानों ठीक है में होता है या उन स्थानों पर होता है जहां बर्फ के पिघलने की तुलना में अधिक मात्रा में हिमपात होता है। जितना बर्फ पिघल रहा उससे ज़्यादा हिमपात हो जा रहा है, यहाँ पर हिमनदों का निर्माण होता है। ठीक है, हिमपात के पश्चात बर्फ संपीड़ित हो जाती है तथा संघनन हो जाती है। हिमनद के सघन संपीड़न या बर्फ या फर्न के रूप में बर्फ के जमने की प्रक्रिया को ठीक है फर्निफिकेशन कहा जाता है। सामान्यतः बर्फ की परत काफ़ी मोटी लगभग 50 मीटर की हो जाने पर फर्निफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इससे हिमनद धीरे धीरे प्रवाहित होने के साथ साथ ही एक हिमनदी का स्वरूप धारण करते हैं। हिमनद के अलग अलग भाग अलग अलग गति से बहते हैं तथा हिमनद के मध्य में उपस्थित बर्फ के तल में मौजूद उपस्थित बर्फ की तुलना में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। जी आपका परिभाषा रहा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी रही। अब इसको हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर बर्फ़ है, पहाड़ों पर बर्फ़ होता है और बर्फ़ पिघलता है तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, एक नदी का रूप ले लेती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक और चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमनद का। ठीक है, आप एक और चित्र देख पा रहे हो, ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है, नीचे की तरफ बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर। तो क्या ये हिमनद है, ये और ये आप देख पा रहे हैं हिमनद। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्थलाकृतियों को हम देखते हैं और समझते हैं। आइए हम समझते हैं सर्क किसे कहा जाता है। सर्क कौन सी स्थलाकृति होती है? ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th के किताब में मिल जाएंगी। 11th ज्योग्राफी का किताब, भूगोल का किताब आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप विभिन्न स्थल आकृतियों को समझ पाए। देखने के बाद आप पहचान पाएँ कि कौन सी स्थल आकृति ये है। चलिए देखते हैं सर्क किसे कहते हैं हम। सर्क एक प्रकार का अपरदनात्मक भू आकृति है जो हिमनदों द्वारा निर्मित होती है। क्या होता है? जो प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सर्क लैंडफॉर्म का एक प्रकार का खोखला बेसिन होता है। ये लैंडफॉर्म पे एक प्रकार का खोखला बेसिन होता है जो एक कटोरे के आकार का होता है। ये कैसा? कटोरे के आकार का होता है और एक पहाड़ी जिस रिज में काटा जाता है, पहाड़ी रिज में ये काटा जाता है। सर्क
को स्कॉटलैंड में कोरी और वेल्स इंग्लैंड में, ठीक है, CWM के रूप में भी जाना जाता है। यानी अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एक सर्क क्या है? सर्क एक प्रकार का अपर्दन हिमनद स्थल रूप है जो प्राकृतिक रूप से हिमनदों की क्रिया से निर्मित होता है। देखिए, हमने कंटेंट आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि इस प्रकार से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से समझिए। चलिए, इसको हम आपको इसका चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, इसको हम समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? सर्क। तो इस वाली आकृति को हम सर्क कह रहे हैं। ये कटोरे की जैसी आकृति दिख रही है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सर्क बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं सर्क। ये हेड वाल है, ये ग्लेशिकल आइस है, ये बर्फ़ है, बर्फ़ जमा हुआ है। ये क्या है? पानी नहीं है, बर्फ़ जमा हुआ है। ठीक है, ये एक टर्मिनल मोरेंस है। यहाँ पर जाएंगे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर हम बुक पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से, बस आप यहाँ पर ये देखिए कि सर्क किसे हम कह रहे हैं, सर्क कैसा दिखता है, सर्क कैसी आकृति होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी के थोड़ा सा ऐसे देखेंगे तो कटोरी की जैसी आकृति बनी। यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, देखिए लिखे ग्लेशिकल आइस, ये बर्फ़ है। ठीक है, बर्फ़ जमा हुआ है, आगे ये थोड़ा थोड़ा पिघलता है फिर जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? मोरेंस है, छोटे छोटे पत्थर हैं, ये मोरेंस है, टर्मिनल मोरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में यहाँ तक आए, इसका मतलब आपको अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए वीडियो उपयोगी होगी। आइए हम समझते हैं एस्कर किसे कहते हैं, एस्कर कैसा दिखता है। हिमानी के पिघलने पर उसके जड़ोल निक्षेपों, विशेषकर बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के निक्षेपण से लंबे शकरे, ठीक है, लहरदार एवं किनारे तीव्र ढाल वाले टीलों को एस्कर कहते हैं। अब आप देखेंगे ना, जो एस्कर होगा क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, बजरी, रेत, कंकड़ से बना होगा, लंबा आकृति होगा, ढलान होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एस्कर बोलेंगे। कभी कभी कुछ अंतर में एस्कर की मोटाई अधिक हो जाती है और ये चौड़े भाग एस्कर के में से एक तरह लगते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने रस्सी या धागे में दाने पिरो दिए। ठीक है, इस तरह के एस्कर को हम मालाकार एस्कर कहते हैं। मालाकार एस्कर कहते हैं। यानी कि कोई कभी ऐसा लगता है कि ये इसमें कोई माला पिरो दिया है, तो उस तरह के एस्कर को हम मालाकार एस्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एस्कर दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये लंबी सी ऐसी आकृति दिख रही है, यहाँ से ऐसे लंबी सी आकृति दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एस्कर। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ये कहाँ पर है? ये स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्वीडन में। स्वीडन में निर्मित एक एस्कर है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, जड़ोल से ये बना हुआ है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एस्कर बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एस्कर बोल रहे हैं। ये जो ऐसी आकृति है, ये क्या? एस्कर बनी हुई है। चलिए इसको हम अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक और चित्र के माध्यम से दिखाया गया है एस्कर। ये देखिए, ये ऐसी आकृति दिख रही है। ये क्या? इसको पाथवे के रूप में लोग प्रयोग करने लग रहे हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? एस्कर यूज एज हाइकिंग पाथ। यूज एज हाइकिंग पाथ। एस्कर को हम हाइकिंग पाथ के रूप में भी यूज कर रहे हैं। और ये किस तरह आकृति आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, एरियल व्यू ऑफ अ पार्शियली, ठीक है, ड्रॉन एस्कर एट बिलुडेन इन नॉर्दर्न उपलैंड स्वीडन। ये भी स्वीडन में बना हुआ आकृति है एस्कर, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या है? एस्कर, पार्शली बना हुआ ये एस्कर है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो आई होप कि आप एस्कर समझ पाए होंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला है हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी किसे कहते हैं। हैंगिंग वैली, हैंगिंग से मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, लटकती हुई घाटी। तो ऐसी घाटी दिखेगी जो आपको लटकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आज इसको समझते हैं पहले हम। हैंगिंग वैली एक बड़ी घाटी के रूप में बनी उथली घाटियाँ होती हैं और ये बड़ी घाटियों की सहायक घाटियाँ होती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं उसकी सहायक घाटी हैंगिंग वैली होती है। हैंगिंग वैली का यह नाम मुख्य घाटियों के ऊपर होने की वजह से पड़ा है, यानी जो बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं, मुख्य घाटी होती है उसके थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली बोलते हैं। हैंगिंग वैली के नाम से इसको हम जानते हैं। हैंगिंग वैली अपनी मुख्य घाटियों के ऊपर एक खास यू शेप बनाती है और जहाँ दोनों घाटियाँ मिलती हैं वहाँ एक बड़ी दीवार होती है। ये घाटियाँ ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। ये घाटियाँ जो हैंगिंग वैली है वो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। घाटियाँ कुदरती दरारें होती हैं जिनमें नदियाँ बहती हैं और चट्टान के मिलने की जगह पर जहाँ दो घाटियाँ मिलती हैं, नदियाँ तेजी से नीचे गिरकर झरने बनाती हैं। ज़्यादातर मामले में हैंगिंग घाटियाँ मुख्य घाटियों से छोटी होती हैं। हालांकि कुछ हैंगिंग घाटियाँ, ठीक है, फ्योर्ड सिस्टम में पानी के नीचे भी पाई जाती हैं, यानी पानी के नीचे भी घाटियाँ, हैंगिंग घाटियाँ पाई जाती हैं, जहाँ हैंगिंग फ्लोर्ड मुख्य फ्लोर्ड से कम गहरे होते हैं। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपका ठीक है, मैंने नोट दे दिया, अब आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र से हम समझेंगे तो आसानी से हमें देख करके समझ में आएगा। आप देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मुख्य घाटी का भाग है नीचे, ये हैंगिंग उसके ऊपर है। ये देखिए यू शेप में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं हैंगिंग वैली। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, हैंगिंग वैली। मुख्य घाटी से ऊपर है हैंगिंग वैली, इसको कहते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, झरने का भी निर्माण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, झरने का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर झरने का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, हैंगिंग वैली। ये ज़मीन के अंदर भी हो, सॉरी पानी के अंदर भी हो सकता है हैंगिंग वैली। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा हैंगिंग वैली किसे कहते हैं, यानी कि मुख्य घाटी से ऊपर कोई घाटी, उसको हम हैंगिंग वैली कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य घाटी है, या उसके नीचे जाएंगे तो ये मुख्य घाटी मिलेगा, इसके ऊपर क्या है, ये लटकती हुई घाटी कहते हैं इसको, हैंगिंग वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पर एक और चित्र देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से उतर रही है नदी, तो ये घाटी आपको दिख रही है ना, ये घाटी, ये भी घाटी है और ये भी घाटी है और ये भी घाटी है। देखिए ऊपर वाली घाटी ये ऊपर दिख रही है, हैंगिंग, ये लटकती हुई दिख रही है, इसी को बोल रहे हैं क्या, हैंगिंग वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ड्रमलिन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ड्रमलिन किसे कहते हैं। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। ड्रमलिन क्या, एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। हिमनद के मुख्य मुख की ओर भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा श्राव्य, ठीक है, प्रास्य मंद ढाल वाला होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपको उल्टी नाव की जैसी ये आकृति दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ड्रमलिन। अब इसको हम बोल रहे हैं क्या, एस्कर, इसको बोल रहे हैं एस्कर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोरेंस है, मोरेंस। आई होप कि आप ड्रमलिन एस्कर समझ पाए होंगे, दोनों में अंतर। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रमलिन और एस्कर एक ही जैसा दिखता है, लेकिन नहीं, ड्रमलिन इसको कहते हैं, एस्कर इसको कहते हैं।
ये आपका ड्रमलिन हो गया, ये आपका एस्कर हो गया। ये देखिए कैटल जैसा दिख रहा है ना, कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैटल। ये स्ट्रीम यानी कि धाराएं हैं। ये आप देखेंगे ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहा है यानी कि बर्फ़ पिघल रहा है, मोटी बर्फ़ की परत है वो पिघल रही है, पिघल करके नीचे उतर रही है। ये आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए कहाँ का है, आयरलैंड का। ये क्या है, आयरलैंड का है, क्लेबे है आयरलैंड का। आयरलैंड में देखेंगे ऐसे इस तरह आकृतियाँ बनी हुई आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। चट्टानी टीला यानी कि जिसको हम क्लिफ कहते हैं। चट्टानी टीला क्या है, क्लिफ किसे कहते हैं, चट्टानी टीला यानी कि क्लिफ। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। चट्टानी टीला ठीक है, भूविज्ञान में उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ चट्टानों का झुकाव सामान्यतः ऊर्ध्वाधर होता है, यानी खड़ी चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें मुख्यतः अपक्षय और तथा अपरदन की प्रक्रियाओं से बनती हैं। चट्टानी टीले प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों, नदियों के किनारों और समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के चट्टानी टीले बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट के अवसाद से बनता है। इसके अलावा ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी चट्टानों को भ्रंश भी अक्सर टीले का रूप ले लेती हैं। अधिकांश टीलों में ढलान पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में यह भ्रंश चट्टानी ठीक है, भ्रंश चट्टानों के ढेर के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि ये शुष्क क्षेत्रों में भ्रंश चट्टानों के रूप में आपको दिखाई देंगे ये चट्टानी ना क्लिफ। आइए इसका चित्र देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पर सुंदर सा क्लिफ देख पा रहे होंगे, ये पूरा आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये पूरा आप पहाड़ देख पा रहे होंगे। ये क्लिफ क्या है, ये क्या है, क्लिफ। आप इसको देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरा एक पहाड़ है, पहाड़ का कटाव एकदम सीधा सीधा है, पहाड़ का कटाव एकदम सीधा आपको देखने को मिलेगा, एकदम सीधा देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लिफ। ये कहाँ पर है आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डोवर में है, द वाइट क्लिफ ऑफ डोवर, ये डोवर में है, आपको एकदम प्यारा सा दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये क्लिफ, ये देखेंगे कि ना, ये समुद्र के अभी इसके पहले मैं आपको दिखाया, ये देखो, आप देखोगे तो आपको ये महासागर की तरह दिख रहा है, महासागर के मतलब महासागर में दिख रहा है या समुद्र के किनारे दिख रहा है। ये देखो, आप ये देखो, ये वाला यानी कि ये देखोगे तो ये आपको पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में दिख रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको दिख रहा है, और ये भी आपको समुद्र के किनारे या नदी के किनारे दिख रहा है। तो ये कहाँ का है, ये आयरलैंड में है, ठीक है, ये आयरलैंड में आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान में है, ये आयरलैंड में है, ये पाकिस्तान में है। तो आई होप कि आप क्लिफ के बारे में, ये एकदम सीधी ऐसे देखो, सीधी चट्टान, पहाड़ एकदम सीधी कटी हुई है, इसका अपर्दन हो गया है, ठीक है, ये क्या क्लिफ का निर्माण करती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऐसे क्लिफ बन रहे हैं, एकदम खड़े खड़े चट्टान है कि नहीं, तो क्लिफ का निर्माण यहाँ पर भी हो रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पुलिन किसे कहते हैं, यानी कि बिच कहते हैं, बिच। बालूतट या सैकत जिसको हम बिच कहते हैं, बालूतट या सैकत जिसको हम बिच कहते हैं, किसी समुद्र का ऐसा किनारा होता है जो रेतीला या कंकड़ों का बना होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिच बोलते हैं। बीच पानी के किनारे की ज़मीन होती है जिसमें ढीले कण होते हैं। बीच बनाने वाले कण आमतौर पर चट्टानों से बने होते हैं, जैसे रेत, बजरी, कंकड़ वगैरह, या बायोलॉजिकल सोर्स से, जैसे मोलस्क के खोल या कोर्डिन एल्गी। सेडिमेंट अलग अलग सैंडिटी और बनावट में जमते हैं, जो लोकल लहरों की तरह
की हरकत, लहरों की हरकत और मौसम पर निर्भर करता है, जिससे अलग अलग टेक्सचर, रंग और ठीक है ग्रेडियंट, ठीक है मटेरियल की परतें बनती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिच बोलते हैं, यानी कि पुलिन। बिच का हिंदी आप याद रखिएगा, पुलिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सागर, ठीक है, महासागर, समुद्र, ये दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो जैसे जैसे आप स्थल की तरफ आओगे, ठीक है, स्थल की तरफ आओगे, किनारे का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं। देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहला रहा है? बिच कहला रहा है। ये वाला भाग क्या कहला रहा है? बिच कहला रहा है। अब आगे पीछे ऊपर नीचे जाओगे तो उसका नाम बदल जाता है। चलिए, तो हमको यहाँ बिच समझना था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बिच बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बिच, एक सुंदर सा बिच दिख पा रहा है। ये जगह भी है, फ्लोरिडा में स्थित है ये। ठीक है, ये फ्लोरिडा में स्थित एक बिच है। बिच के किनारे शहर भी बसा हुआ है, आप देखोगे। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे शहर है, यहाँ पर आपको बिच देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा बिच, यहाँ पर दोनों चीज़ आपको मिलेगा देखने को। देखिए ये क्या है? ये बिच है, और ये क्या है? क्लिफ है। ये क्या है? क्लिफ है, और ये बिच है। दोनों चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये इंग्लैंड में है। कहाँ पर है ये भी मैंने आपको दिखा हुआ, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम, हमारा अगला टॉपिक है स्टैक। स्टैक आप देखे होंगे, कभी कभी आप देखे होंगे कि वॉलपेपर में समुद्र में एक खड़ा हुआ चट्टान दिखाई देता है आपको। ठीक है, समुद्र, बीच समुद्र में आपको देखने को मिलेगा कि बीच समुद्र में एक चट्टान खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, फिर हम इसका चित्र देखेंगे। स्टैक किसे कहते हैं? स्टैक या सी स्टैक एक जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म है जिसमें समुद्र के किनारे, समुद्र के पास, ठीक है, चट्टानों का एक खड़ा और अक्सर सीधा कॉलम या कॉलम होता है जो लहरों के कटाव से बनता है। ये क्या? लहरों के यानी कि समुद्री लहरों के कटाव से बनता है। स्टैक समय के साथ हवा और पानी से बनते हैं, जो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी की प्रक्रिया है। ये तब बनते हैं जब किसी, ठीक है, हेडलैंड का हिस्सा हाइड्रोलिक एक्शन के कटाव से कटाव होता है, जो समुद्र या पानी की कटाव, ठीक है, पानी, समुद्र या पानी का चट्टान से टकराने का फोर्स है। पानी का फोर्स हेडलैंड में दरारों को कमज़ोर कर देता है और जिससे वे बाद में ढह जाती हैं, जिससे अलग अलग स्टैक और एक छोटा सा आइलैंड भी बन जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा इसका नोट, और इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। स्टैक से कहते हैं, देखिए इनको हम बोलते हैं क्या? स्टैक। अब ये कहाँ पर है ये भी यहाँ पर बताया गया है। ये क्या है? ये स्टैक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आप इसको बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? क्लिफ बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? क्लिफ बोलेंगे। चलिए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैक बोल रहे हैं। अब ये कहाँ पर है ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये कहाँ पर है स्टैक? ऑस्ट्रेलिया का है ये चित्र ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ढेर सारे स्टैक बने हुए हैं। ये सब ढेर सारे स्टैक बने हुए हैं यहाँ पर, यानी ये मेन लैंड था। ठीक है, ये मेन लैंड था, इसको काटा गया है, काट करके इसको अलग कर दिया गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैक बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा स्टैक आपको देखने को मिल रहा है। ये एकदम सुंदर सा स्टैक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सुंदर सा स्टैक आपको देखने को यहाँ पर मिल पा रहा है। ये है कहाँ पर ये भी देख लेते हैं। ये है कहाँ पर? आयरलैंड में है। कहाँ पर है? आयरलैंड में। सुंदर सा ये वॉलपेपर लगाते हो तो बड़ा अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं।
टिब्बा किसे कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यून कहते हैं। टिब्बा, आप टिब्बा का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये कहाँ बन रहा होगा, ये इसका निर्माण कहाँ हो रहा होगा। टिब्बा एक जमीन का आकार होता है जो हवा या पानी से बनने वाली रेत से बना होता है। यह आमतौर पर एक टीले, रिज या पहाड़ी का रूप लेता है। टीलों वाले इलाकों में टिब्बा सिस्टम या टिब्बा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक बड़े टिब्बा कॉम्प्लेक्स को टिब्बा फील्ड कहते हैं, जबकि हवा से बहने वाली रेत या टीलों से ढके चौड़े समतल इलाके जहाँ बहुत कम या कोई पेड़ पौधे नहीं होते उन्हें एर्ग या रेत का समुद्र कहते हैं। इनका अलग अलग आकार हो सकता है। टिब्बा का अलग अलग आकार हो सकता है। यहाँ पर स्टैग भी बनते हैं, ड्यून स्टैग कहते हैं, स्टैग भी बनते हैं, ठीक है। कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं यहाँ पर। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। अब ये कहाँ का है ये भी देख पा रहे होंगे आप। ये क्या है, ये टिब्बा है। अब ये है कहाँ पर ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये कतर में है। कहाँ पर है, कतर। आप सऊदी अरबिया, यूएई, कतर का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम रेत ही रेत चलेगा कि वो रेगिस्तानी भाग है ना। देखिए यहाँ पर ये कतर का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एक और, ये यूनाइटेड स्टेट का है। ये यूनाइटेड स्टेट का है। ये आप देख पा रहे होंगे टिब्बा। और इसके नीचे देखें यहाँ पर पशु यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बार, बैरियर और स्पिट। बार, बैरियर और स्पिट किसे कहते हैं, ठीक है। बार, बैरियर और स्पिट, ये सारी चीज़ें लगभग समुद्र में बनती हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। बार, बैरियर और स्पिट, ठीक है। डिपोजिशन लैंडफॉर्म, ये मिट्टी हो या जड़ोल हो या कंकड़ हो, इसके जमा होने से बनता है। चलिए देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपने सुना होगा बे, ठीक है। बे आप बंगाल का नाम सुना होगा या अदर्स सुना होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये, इसको हम बे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बे कहते हैं। इसको बीच कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम बीच कह रहे हैं। ये है बैरियर आइलैंड। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, बैरियर आइलैंड, ठीक है। और इसको हम क्या बोले, सैंड स्पिट बोल रहे हैं। यहाँ पर देखें ये ऐसी घूमी हुई आकृति दिख रही है ना, काजू के जैसा घूमी हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बे, ठीक है, बे माउथ बार बोलते हैं, बे माउथ बार। ये बे के मुंह पर है ना, इसको बोलते हैं बे माउथ बार। और इसको वो क्या बोलते हैं, बैरियर आइलैंड। ये आपको यहाँ पर देख पा रहा होगा। बैरियर आइलैंड कहते हैं, स्पिट कहते हैं, ठीक है, सैंड बार कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जिन चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखिए, ये देखिए, ये आप यहाँ पर एक बार देख पा रहे हो, कितना सुंदर सा दिख रहा है। ये डिपोजिशन से बना है, डिपोजिशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। पेडिमेंट किसे कहते हैं, पेडिमेंट का नाम सुने होंगे, तो पेडिमेंट किसे कहते हैं आइए देखते हैं। पेडिमेंट किसे कहा जाता है, चलिए आइए समझते हैं कि हम पेडिमेंट किसे कहते हैं। ये एक ढलान वाली आकृति होती है, इसको हम देखते हैं। पेडिमेंट, जिसे अवतलन ढलान या वनिंग ढलान के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बहुत ही धीरे से ढलान वाली, ठीक है, ढलान वाला 5 से 7 डिग्री झुकी हुई आधारशिला सतह है। यह आमतौर पर एक अवतल सतह होती है जो एक अधिक ढलान वाली पीछे हटती रेगिस्तान, चट्टान ढलान या एक मोनाडाक या इंसेलबर्ग के आसपास के आधार से नीचे की ओर ढलान वाली होती है, लेकिन उच्च भूभाग के कटाव के बाद भी बनी रह सकती है।
चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये स्लोप होती है ना, ठीक है, बहुत तेज़ ढलान नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेडिमेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पेडिमेंट्स का है, क्या है, ये है और ये है, ये पेडिमेंट्स आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। यहाँ देखेंगे ये स्लोप है ना, बहुत नहीं है, 5 से 7 डिग्री स्लोप वाली है ये, ठीक है। तो बहुत तेज़ ढलान नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं क्या, पेडिमेंट बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये पेडिमेंट, इधर से इधर की तरफ ढलान है, बहुत तेज़ ढलान तो नहीं है ना, बहुत तेज़ ढलान नहीं है, इसी को हम बोलते हैं क्या, पेडिमेंट। अब आप प्लाया भी, इसको यहीं पे समझ लीजिए, प्लाया किसे कहते हैं, ये क्या प्लाया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्लाया। तो अब मैं आशा करता हूँ आप पेडिमेंट समझ पाए होंगे, ये बहुत तेज़ स्लोप नहीं होता है। चलिए और मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, चित्र के माध्यम से समझिए। ये जो ढलान है ना ये ढलान है, ढाल के जैसा आपको दिख पा रहा होगा, बहुत तेज़ ढलान नहीं है। और ये है कहाँ, ये देखिए कहाँ पर है, आप देख पाएंगे क्लिफ उताह में है, ठीक है ना। पेडिमेंट सरफेस एट बेस ऑफ बुक क्लिफ उताह में है, ठीक है, ये पेड आपको दिख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये प्लाया लेक कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसके बाहरी क्षेत्र को हम प्लाया कहते हैं। ये एलुवियल फैन है, यहाँ पे देखिए फैन है, एलुवियल फैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। प्लाया, प्लाया क्या है ये समझते हैं। अभी हमने दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्लाया, यहाँ पर प्लाया, फिर इसको हम और समझते हैं प्लाया किसे कहते हैं। प्लाया एक सपाट तल वाला गड्ढा है जो रेगिस्तान के अंदरूनी बेसिन और सूखे और कम सूखे इलाकों में तटों के पास पाया जाता है। यह समय समय पर पानी से ढका रहता है जो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर सिस्टम में चला जाता है या हवा में उड़ जाता है, जिससे गड्ढे के नीचे और किनारों के आसपास नमक, रेत और कीचड़ जमा हो जाता है। दुनिया में सबसे सपाट भौगोलिक खासियतें इसी तरह की झीलों में पाई जाती हैं, जिसे सिंक भी कहा जाता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, समझाता हूँ, ये आप पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रेगिस्तानी भाग है या समुद्र के आसपास का भाग है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा। देखिए तो छोटे छोटे झील के जैसे आकृति दिख रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी जमा होता है, पानी जमा होता है, समय के साथ पानी या तो फिर सिंक होल में चला जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है, या तो वो उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो यहाँ पर नमक ही नमक बचता है, इसी को हम बोल रहे हैं प्लाया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, जब पानी थोड़ा सा घुटने या इतना पानी होगा, ठीक है, घुटने इतना पानी हो गया, उससे थोड़ा ऊपर होगा, फिर ये सूख जाता है पानी, बहुत गहराई तक पानी इसमें नहीं रहता, लेकिन वो सूख जाता है, या तो उड़ जाएगा या तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो फिर जो शेष भाग बचता है वो वहाँ पर नमक वगैरह बचेगा, उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्थलाकृतियों को, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या, ये प्लाया लेक है, क्या है, प्लाया लेक। ये बजाडा है, ये प्लाया लेक है। यहाँ पे स्थलाकृतियों को दिखाया गया है। एलुवियल फैन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पर्वत पठार से पहाड़ों के नीचे कुछ जमा हो रहा है, वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप एक और प्लाया देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ का पानी सूख गया है, ये सूखा पड़ा हुआ लग रहा है आपको। तो यहाँ पर बहुत ऊंचाई तक पानी नहीं होता है, तो वो पानी सूख जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, तब ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, छत्रक शिला।
छत्रक शिला किसे कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मशरूम रॉक कहते हैं। छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक। इसका निर्माण रेगिस्तान में होता है। छत्रक शिला का निर्माण रेगिस्तान में होता है। ये अपर्दित स्थलाकृति होती है। इसके आसपास की जो मिट्टी है, धूल है, कड़ है, ठीक है, चट्टान है, उसका कटाव हो जाता है तो वो एक छाते के जैसी आकृति का निर्माण कर लेता है। इसी को हम छत्रक शिला बोलते हैं या छत्रक बोलते हैं। ये मशरूम रॉक कहा जाता है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये मशरूम रॉक है। ये क्या है, मशरूम रॉक। एक मशरूम रॉक आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये कहाँ पर है वो भी मैं बता देता हूँ। ये है इज़राइल में। कहाँ पर है ये, इज़राइल में। मशरूम रॉक इन तिम्ना वैली इज़राइल। तिम्ना वैली इज़राइल में स्थित है ये मशरूम रॉक। इसी को हम बोलते हैं मशरूम रॉक। अब मशरूम रॉक आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को बोलते हैं मशरूम रॉक। ये भी देखिए, ये कितना सुंदर सा मशरूम रॉक है। ये अगर वॉलपेपर लगे तो कितना बढ़िया लगेगा। ये देखिए गिर गया है, ये भी मशरूम रॉक था, ये गिर गया है, ठीक है, टूट करके गिर गया है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा मशरूम रॉक दिख रहा है। ये इजिप्ट में है। कहाँ पर है, ये इजिप्ट में है। ये मशरूम रॉक इजिप्ट में है, ये इजिप्ट में है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एकदम मशरूम के जैसा दिख रहा है, एकदम मशरूम के जैसा दिख रहा है। ये एकदम मशरूम के जैसा दिख रहा है, एकदम मशरूम के जैसा। तो इसी क्या है, ये मशरूम रॉक कहते हैं, इसको छत्रक शिला कहते हैं, ठीक है। ये ताइवान में है। कहाँ पर है ये ताइवान में है। ये आप देख पा रहे हैं मशरूम रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। हमने इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है, काफ़ी स्थल आकृतियों को कवर किया है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, खास तौर से भूगोल से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।